तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए बाकी सीजन 4 की एपिसोड 1 मांगा एक्सप्लेनेशन। और अब बाकी की आगे की भी एपिसोड में घंटे की लाया करूंगा, वो भी अपने मेन चैनल एनिमे रैंक्स पे, क्योंकि बाकी के अगले सीजन को एनिमेट होने में अभी भी काफी वक्त बाकी है। खैर यार बाकी डोयू काफी ज्यादा खास होने को जाएगा आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि इसमें हम लोग यूजिरो हानमा और बाकी को मियामोटो मुसाशी के खिलाफ लड़ते हुए देखेंगे। और जहां तक मांगा रैंक्स की बात है, वहां पे मैं कागुराबाची नाम का एक और मांगा लाने को जा रहा हूँ जो कि एकदम फायर है। तुम लोग उसके दीवाने हो जाओगे। बस मैं आखिर में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि करो हना यामातो करो हना यामा। तो यार हमारे चैप्टर की शुरुआत में बाकी टेंपल में ट्रेनिंग से जूजू फाड़गी होता है कि उसका पूरा का पूरा जिस्म पसीने से लुच्चा रहा होता है। बाकी की नजर टेंपल से बाहर नीचे सीढ़ियों पे पड़ती है जो कि काफी ज्यादा गहराई में होती है। गहराइयों से बड़ी सीढ़ियों को देख के बाकी थोड़ा बहुत एक्साइटेड होने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या होगा, कैसा रहेगा अगर मैं एक ही झटके में एक ही कदम से इस पूरी की पूरी सीढ़ियों को पार करने की कोशिश करूं। कहते हुए बाकी एक खतरनाक बर्स्ट वाले कदम से अपनी शुरुआत बढ़ता है। बाकी जूजू गिर आता है कि वो अपने पैरों से अपनी स्पीड को और भी तेज कर रहा होता है। इस उम्मीद से होता है शायद मैं नीचे गिर ही जाऊं। थोड़ी देर में बाकी यार इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। हम देख पाते हैं शुरू में बाकी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर में बाकी काफी ज्यादा बोर होने लगता है और यहाँ तक बासी भी बढ़ने लगता है। इसी में कहानी ब्रॉक लेसनर पे जाती है क्योंकि बॉक्सिंग की फील्ड में काफी बड़ा चैंपियन होता है। बॉक्सिंग फील्ड में इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे कोई हरा नहीं सकता होता। इस वजह से वो काफी ज्यादा बोर हो गया होता है। वैसे बॉक्सिंग से याद आया, अगर अभी तक आपने हाजमे नो ईप्पो की एपिसोड 1 चेकआउट नहीं की तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। हर यार ब्रॉक लेसनर रिंग में खड़ा अपने अपोनेंट के सामने अपने ख्यालों में मगन होता है कैसे उसने बॉक्सिंग की फील्ड में 7 साल पहले डोमिनेट किया और वो चैंपियन बनने के बाद 7 साल से लगातार जीतता चला आ रहा है। मेरे भाई लोगों से अपने ख्यालों में मगन देख के उसके अपोनेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसकी मजाल भी कैसे उसने मुझे इग्नोर किया। इसी गुस्से में बहते हुए ब्रॉक लेसनर की तरफ जूजू कदम जमा के उसके पास पहुंचता ही है। ब्रॉक लेसनर उसके हमले को डॉज करते हुए अपना खतरनाक किस्म का वार सीधा उसकी चिन पे करता है और उसके पूरे के पूरे सिस्टम को शट डाउन कर डालता है। इसके बावजूद भी ब्रॉक लेसनर यहाँ पे ना रुकता, वो उसे पकड़ के उसे सीधा जमीन में टपक डालता है। वैसे तो ब्रॉक लेसनर ने उसे अपने पहले पंच से ही नॉकआउट कर दिया होता है, पर फिर भी ब्रॉक लेसनर उसका मुंह तोड़ने को ही जा रहा होता है कि वक्त रहते ही रेफरी आके उसे रोक डालता है। हाँ यार इसी तरह ब्रॉक लेसनर को विक्टोरियस खिला दिया जाता है। इस सीन में उसका इंटरव्यू चल रहा होता है जहाँ पे उसे इंटरव्यू भी काफी हैरानी से पूछने लगता है क्या क्या कहा तुमने, तुम जापान जा रहे हो? और सर जापान ही क्यों, जापान में ऐसा क्या है? तो ब्रॉक लेसनर इसके जवाब में कहता है क्योंकि जापान में वो है जो कि पूरी दुनिया में नहीं है, एक ऐसा शख्स जो कि जिंदा जीता जाता लेजेंड है, द स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स, पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी। उसके कहने की देर होती है कि अगले सीन में हम उसको जापान में टोकुगावा के हाउस में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर टोकुगावा से कहने लगता है ग्रेट एल्डर, मैंने आपके और आपकी अंडरग्राउंड एरिना के बारे में काफी कुछ सुना, आप महान है। सुनने में आया है कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी आपकी ही रीच में आता है। तो मैं चाहता हूँ ग्रेट एल्डर कि आप मेरा मैच उसके साथ सेटअप करवाइएगा। टोकुगावा उससे सवाल पूछते हुए कहने लगता है लेसनर एक बात तो बताओ, तुम आखिर उससे लड़ना ही क्यों चाहते हो? क्योंकि जहाँ तक दुनिया की बात है तुम तो दुनिया में ऑलरेडी अपना काफी नाम बना चुके हो। ब्रॉक लेसनर आगे से कहने लगता है मैंने बाप बेटे की फाइट देखी, उसे देख के मैं पूरे तरीके से अंदर से झंझोड़ गया। टोकुगावा इसके आगे से कहने लगता है ओह, जो कि तुमने उन बाप बेटों को अपनी आंखों से लड़ते हुए देख ही लिया, तो फिर तो मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे हरा दोगे? ब्रॉक लेसनर इसके जवाब में कहता है मिस्टर टोकुगावा, मैंने आज तक किसी की बॉडी को इतनी खूबसूरती से मूव करते हुए नहीं देखा। अच्छा खैर, जितनी बार भी टोकुगावा से पूछता है क्या तुम उसे हरा सकते हो, वो कभी सीधा जवाब देता ही नहीं। तो टोकुगावा उसे साफ साफ बता देता है मेरी अंडरग्राउंड एरिना में रूल्स नहीं होते तुम्हें बचाने के लिए। जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुम्हारी बॉक्सिंग के सिर्फ एक मैच के तुम्हें $4 मिलियन मिलते हैं, फिर तो तुम्हें मेरी अंडरग्राउंड एरिना के बारे में भी मालूम होगा। ब्रॉक लेसनर आगे से कहता है मुझे मालूम है आपके अंडरग्राउंड एरिना में पैसे नहीं मिलते, पर
पैसे मिले या ना मिले, बस मुझे वो टाइटल चाहिए क्योंकि उस लड़के के पास है। टोकुगावा एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को समझाने लगता है उसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी काबिलियत की वजह से कहा जाता है। अरे यार टोकुगावा यहाँ पे जो मर्जी कहता, लेकिन ब्रॉक लेसनर पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं होता। टोकुगावा उसे पूछने लगता है वैसे तुम इस फाइट के लिए कब से रेडी रहोगे? ब्रॉक लेसनर आगे से कहता है मैं तो तैयार बैठा हूँ, आज रात को भी मैं तैयार ही होऊंगा। सुनते सारे टोकुगावा फौरन से मैच को फिक्स कर डालता है। वो कहता है आज रात तुमने कहा तो आज रात को ही होगा। ब्रॉक लेसनर हैरानगी से पूछने लगता है पर आपने तो उस लड़के से पूछा ही नहीं। टोकुगावा एक बार फिर से उसे बताने लगता है, उसे एक्सप्लेन करता है गाना उसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी काबिलियत की वजह से बोलते हैं। इन चीजों से मतलब नहीं है कि कब कैसे किससे और कहां पे फाइट है। उसका नाम पुकारो तो वो हाजिर होता है, उसे बुलाओ तो वो आ जाता है, उसे पुकारो तो वो समा जाता है। देखते ही देखते फाइनली वो टाइम हमारे सरों पे टूट आता है। अबे द ग्रेट बॉक्सर ब्रॉक लेसनर वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर। नहीं, अब तो ये टाइटल उसके पास नहीं है बल्कि द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बाकी हानमा। दान में खड़ा होके ब्रॉक लेसनर बाकी के बारे में सोच रहा होता है कि वो अंधेरी गली से मेरे सामने आ खड़ा होगा द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो बाकी के बारे में सोच रहा होता है, बाकी हाजिर हो जाता है। ऑडियंस में बैठे सारे लोग को कहने लगते हैं वो देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स आ गया। यार हम बाकी को उसकी गोल्डन पॉज में देखते हैं। अब तक तो ब्रॉक लेसनर ने सब बाकी को टीवी में देखा होता है और अभी वो अपनी आंखों के सामने उसे काफी ज्यादा छोटा पाता है। इवन के ब्रॉक लेसनर उसे वजन में भी अपने से आधे में पाता है। शायद से ब्रॉक लेसनर से ये चीज भूल गए होते हैं कि ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है बल्कि ये अंडरग्राउंड एरिना है। बात का अंदाजा उसे तब होता है जब बाकी की कातिलाना निगाहें उसे घेर लेती है, उसे झंझोड़ डालती है और तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार कल का एक मामूली बच्चा था वो एक बहुत बड़े और बहुत खतरनाक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले हमें कुछ नया दिखाया भी जाता यार। हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ब्रॉक लेसनर पहली बार सामने से बाकी पे अपनी पहली नजर दोहराता है। शुरू में वो हैरानगी से कहने लगता है क्या ये है वो बाकी? ये तो मुझसे साइज में कितना छोटा है, इसका वजन मुझसे आधे के बराबर है, लेकिन हाँ इसकी शक्ल वही है जो कि मैंने टीवी में देखी थी। चाहे जरूर बाकी का फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर बाकी की बॉडी को गौर से देखता है तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार बाकी का पूरा जिस्म छोटे छोटे जख्मों के निशान से बड़ा हुआ है। ये प्रूफ करता है, ये साबित करता है कि ये इससे पहले काफी मौत की लड़ाइयों में शामिल था। इसका मतलब वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंसफुल फाइटर है। अब चूंकि उसने उसे गौर से देखना शुरू कर ही दिया होता है, अब बाकी एक मामूली बच्चे से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। देख के ब्रॉक लेसनर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्रॉक लेसनर बस देखता रह जाता, उसमें समा जाता और जब उसे होश आती वो फिर सोचने लगता है। इस लम्हे में तो इसका जिस्म इतना ज्यादा मामूली लगता है कि जैसे कि एक लड़की मेरे सामने खड़ी हो, और जब तुम उस पे उसके शरीर पे अपनी नजरें दौड़ाना शुरू करो तुम उससे किसी हैवान से नहीं किसी डेविल से बढ़ के ज्यादा पाओगे। रेफरी इनके बीच में बोलने लगता है बिना वेपन के आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं इस फाइट में। के बाद दोनों फाइटर्स अपने अपने कॉर्नर्स में जाने लगते हैं। यहीं पे ब्रॉक लेसनर को टोकुगावा की बात याद आ रही होती है कि मेरे अंडरग्राउंड एरिना में कोई रूल्स नहीं है। यही सोच के ब्रॉक लेसनर कहता है परफेक्ट, यही तो मैं चाहता हूँ। ऑडियंस की तरफ से ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़े शॉक वेव्स को महसूस कर पाता है। सब देख के ब्रॉक लेसनर अपने मन में कहने लगता है जरा ऑडियंस को तो देखो। नहीं लगता है कि मैं इस बच्चे से हार जाऊंगा जो कि मेरे आधे साइज का भी नहीं है। बहुत बड़ी भूल है इनकी। वाकई में ये लोग इस पे इतना ही भरोसा करते हैं क्योंकि शायद से उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल है। और मैंने कैसे बताऊं बॉक्सिंग में भी यहाँ तक वेट क्लास की नाम की कोई चीज होती है क्योंकि वेट क्लास को कभी सरपास नहीं किया जा सकता। तो चलो देखते हैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स तुम आखिर मेरे आगे क्या ही करोगे। और जब ब्रॉक लेसनर को ऐसा लगने लगता है कि ये सब कुछ काफी ज्यादा मजेदार है कि इसी बीच में हमें कहानी कुछ समय के बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर लेसनर अपनी बड़ी सी मैंशन में सन बात को एंजॉय कर रहा होता है। वाकई में यार इन चैंपियंस वगैरह की लाइफ काफी ज्यादा लग्जरी होती है। अरे यार यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि ब्रॉक लेसनर बहुत बुरे तरीके से बाकी से हार के आया। अब जबकि उससे मालूम पड़ ही चुका है कि बाकी उससे आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है, उसका घमंड टूट चुका है। इसी वजह से तो वो यहाँ पे इनर पीस में है।
खैर यार, ब्रॉक लेसनर वो लम्हा याद करने लगता है जहाँ पे वो खुद को बाकी के आमने सामने पाता है और उस दौरान बाकी उससे कैसे इतना ज्यादा बोर हो चुका था। हम देख पाते हैं ब्रॉक लेसनर सबसे पहले बाकी पे टूट पड़ता है। वो ग्राउंड को लात मार के एक अच्छा खासा मोमेंटम हासिल करता है ताकि वो एक खतरनाक से खतरनाक किक बाकी के चेहरे पे थ्रो कर सके, लेकिन इससे बाकी काफी इजीली डॉज कर लेता है। ये देख के ब्रॉक लेसनर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बावजूद भी ब्रॉक लेसनर अपने आप को संभालते हुए अपना वो राइट पंच थ्रो करता है जिसपे उसे काफी ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि वो हर एक मैच में इसी राइट पंच से हर एक को नॉकडाउन कर चुका होता है। लेकिन आज जैसे कि उसका अपना हाथ ही उसे धोखा देता है, उसे लगने लगता है कि मेरा भरोसा टूट गया। बाकी ने उसके सबसे पावरफुल ब्लॉक को बिना मेहनत के डॉज कर लिया होता है। ब्रॉक लेसनर ने जो करना था कर लिया। अब बारी है बाकी की। बाकी उसके सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और तब कहीं जाके चैंपियन को रियलाइज होता है हमारी ग्रिप में और उसकी ग्रिप में जमीन आसमान का फर्क है। चैंपियन सोचने लगता है मेरी स्ट्रेंथ जो कि 130 किलोग्राम है, इसके बावजूद भी मैं उसके हाथों को हिला तक नहीं पा रहा। खैर अब बाकी उसके सर को पकड़ के जोर जोर से हिलाने लगता है, झटके देने लगता है। यहीं पे ब्रॉक लेसनर कहने लगता है बस मुझे इतना ही याद था, इसके बाद जो भी हुआ वो मुझे याद नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से मेरे ब्रेन को झटके दे रहा था, मेरा ब्रेन स्कल के खिलाफ क्लैशिंग कर रहा था और बस वही हुआ होगा जो कि सारे लोग जिस उम्मीद से यहाँ पे देखने आए थे, मेरी हार। कहानी प्रेजेंट में आती है और वहीं पे ब्रॉक लेसनर सोचने लगता है वो बच्चा दिल का काफी ज्यादा अच्छा था कि मुझ जैसे कमजोर फाइटर के लिए भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे नींद ना आ जाए। वाकई में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यार कहानी एक बहुत बड़े ऊंचे टावर पे जाती है और उसी टावर में यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पे तभी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा खास बंदा अपने एक काली सी गाड़ी में आता है। उसे यहाँ पे आता देख के यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर भी अपने हुलिया वगैरह को दुरुस्त करने लगता है। इसी लम्हे में हमें दिखाया जाता है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि टोकुगावा होता है। यार कसम से वैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जिन समय टोकुगावा का बॉडीगार्ड प्राइम मिनिस्टर से कहने लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब आप इस वक्त द ग्रेट टोकुगावा के सामने खड़े हैं और इसके बावजूद भी आप उससे ऊंची जगह पे खड़े हैं। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा नर्वस होते हुए फौरन से ऊपर से नीचे कूदता है और इसी बीच में वो यहाँ तक गिर भी जाता है। टोकुगावा शायद से यही अपने मन में सोच रहा होगा भाई जलवा है हमारा। खैर यार हम यहाँ पे टोकुगावा को डेड सीरियस देखते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर से कहने भी लगता है दरवाजे के आगे से हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, सिर्फ तुम और मैं ही गुजरेंगे इस दरवाजे से। तुम अपनी सारी की सारी सिक्योरिटी को यहाँ पे रुकने के लिए बोलो। अब अनजाने में पता नहीं इस दरवाजे के पीछे क्या है कि टोकुगावा इतने ज्यादा सीरियस है। हम देख पाते हैं इस दरवाजे को टोकुगावा और प्राइम मिनिस्टर अकेले में ही पार करते हैं। फिर उस दरवाजे के पीछे उनकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है जो ग्रेट टोकुगावा के आगे अपना सर झुका के उसे ग्रीट करता है और फिर जबकि चूंकि वो कर रहा ही होता है तो चलो प्राइम मिनिस्टर की भी थोड़ी सी वो इज्जत रख लेता है। वो अनजान साइंटिस्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बताने लगता है मैं यहाँ की टीम का लीडर हूँ, मेरा नाम है नोनोमुरा हितोशी। इसके बाद वो लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करने लगते हैं पर हम देख पाते हैं एक एक कदम से टोकुगावा के एक एक कदम से टोकुगावा काफी ज्यादा सीरियस होता चला जा रहा होता है। टोकुगावा अपने हर एक कदम में यही बोला होता है टाइम आगे बढ़ रहा है और हम यहाँ से अपने कदम नहीं पीछे हटा सकते। प्राइम मिनिस्टर हर बारी पे टोकुगावा से जब भी सवाल पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है तो बस टोकुगावा काफी ज्यादा सीरियस होकर यही कहता रहता है हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, टाइम आगे बढ़ रहा है। और इस चेहरे पे हम एक खतरनाक किस्म की इंटेंसिटी देखते हैं और यही इंटेंसिटी देख के जापान का भी प्रेसिडेंट आखिर सोचने लगता है कौन सी बला से हमारा पाला पड़ रहा है कि उसने टोकुगावा जैसे शख्स को इतना ज्यादा चौंका के रखा हुआ है और हर एक लम्हे में गहरा और पतला पड़ता जा रहा होता है। हर एक लम्हा पहले से ज्यादा इंटेंस होता है। हर एक कदम के साथ वो लोग टावर की गहराइयों के अंदर जाने लगते हैं 360 मीटर्स अंडरग्राउंड। यही पे टोकुगावा टीम के हेड से पूछने लगता है मुझे मिस्टर जॉन के बारे में बताओ, क्या वो ठीक तो है ना। इस पर हेड ऑफ द टीम कहने लगता है वो बिल्कुल ठीक है। अब यूं ये एलिवेटर 366 मीटर्स की गहराइयों में आ जाती है। एलिवेटर के खुलते सार वो लोग अपने सामने एक साइंटिस्ट को पाते हैं। टोकुगावा उस साइंटिस्ट से कुछ यूं मिलने लगता है जैसे कि वो उसका बिछड़ा हुआ भाई हो। अरे यार 366 मीटर्स की गहराइयों पे आके जापान के प्रेसिडेंट को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता, अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता जो कि वो सुन रहा होता है। इतनी बड़ी फैसिलिटी
इन्होंने जिंदा रखी, वो भी अंडरग्राउंड। मेरे प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी मेरे नाक मुझे खबर तक नहीं हुई। आखिर कितना ही अंडरकवर ये लोग जा सकते हैं कि गवर्नमेंट को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो भाई टोकुगावा नाम है उसका। प्रेसिडेंट तो इवन इतना ज्यादा शौक हो जाता कि कुछ देर तो वो आंखें फाड़ के घूरता रह जाता, उसके मुंह से एक शब्द तक ना निकलता। टोकुगावा अब प्रेसिडेंट से कहने लगता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं माफी चाहता हूँ कि आपको इसकी कानो कान खबर तक नहीं होने दी, लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा ये फैसिलिटी हमारे प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। इसमें किसी भी किस्म की मैं कोताही नहीं चाहता था। प्रेसिडेंट हिरांगी से पूछने लगता है, आप यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? तो टोकुगावा बताने लगता है 366 मीटर की गहराई, ये तो सब शुरुआत है। इस वक्त हम 1000 मीटर्स की गहराइयों में खड़े हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, और मैं आपको बता दूं, अपने आप को संभाल लीजिएगा। यहाँ पे हम एक इंसान को बना रहे हैं, फिर आम अल्फाजों में तुम लोग इसे क्लोन भी कह सकते हो। ये सुन के प्रेसिडेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टोकुगावा उससे अपने पीछे आने के लिए कहता है और यूं ही वो उसे एक मम्मी के पास ले जाता है। जाते सारे टोकुगावा अपना मुंह खोलते हुए कहने लगता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये वो शख्स है, ये वो महान शख्स है जिसे आप जानते भी होंगे, नाम सुना होगा, लेकिन इस वक्त नहीं जानते। जो मालूम है, मैं इस वक्त ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। ये शख्स जो तुम्हारे सामने है एक इतिहास है मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना। ये लेजेंड, ये इतिहास कोई और नहीं बल्कि मियामोटो मुसाशी है मेरे भाई लोगों। ये नाम सुन के प्रेसिडेंट की रूह कांप उठती है। उसके पैरों तले तो क्या, बल्कि उसके सर की ऊंचाइयों से आसमान खिसक जाता है। टोकुगावा यहाँ पे फिर से बोलने लगता है, हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, तुमने जो कुछ सुना वो सब कुछ सच है, और इस सारी की सारी चीजों का क्रेडिट इस टीम को जाता है, डॉक्टर जॉन होना को जाता है। इसी बात पर जॉन होना कहने लगता है, हाँ, हमने मियामोटो मुसाशी के स्पाइन से लेके उसके सेल और ब्लड वेसल तक को रिकवर कर लिया है। ये सब कुछ उसके मम्मी जैसे होलिया की वजह से हुआ है। प्रेसिडेंट काफी ज्यादा चौंकते हुए कह सकता है, ये तो एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन सकता है। टोकुगावा आगे से कहने लगता है, मैं एक बार यही अल्फाज दोबारा से सुनना चाहूंगा, मगर हाँ अभी नहीं। जब इस शख्स को होश आ जाए तो तुम इसके मुंह पे ये कहना, तब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे इसकी छोटी सी सैंपल को इस्तेमाल किया गया है उसकी पूरी की पूरी बॉडी को क्लोनिंग करने में। यार अगर हम इस सीन पे गौर करें तो उसने का एक सैंपल के जरिए तो फादर वर्सेस सन कोरल आर्क में हमें यहाँ तक एंशिएंट हानमा के बारे में भी सुनने को मिला था। अब जिक्र हो रहा है तो शायद से कहीं ना कहीं उन्हें सैंपल भी मिल ही सकते हैं। फिर शायद से मे बी इन फ्यूचर, अगली बार मे बी इन फ्यूचर हम किसी एंशिएंट हानमा को भी क्लोन होते हुए देख सकते हैं। अगर यह हो गया, ये बाकी के इतिहास में सबसे बड़ा कदम होगा। इससे मालूम पड़ता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी जल्दी तरक्की हो रही है। ये सब कहते हुए हमें इसकी बॉडी दिखाई जा रही होती है और यार हम देख पाते हैं यहाँ मुसाशी इस वक्त टर्टल की शेप में आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। यहाँ मुसाशी संगकू एरा का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन है। कहानी मिया मुसाशी हिल पे जाती है जहाँ पे मियामोटो मुसाशी को दफनाया गया होता है, और एक रोज अचानक से वहीं से मियामोटो मुसाशी की बॉडी उसके अंदर से गायब हो गई थी कहीं। तो अब हमें मालूम पड़ता है कि इसके पीछे टोकुगावा और उसकी टीम का हाथ था। ये चीज मुझे सोचने पे मजबूर करती है, अगर टोकुगावा विलन में बदल गया तो यार फिर तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे और अपने पैसों के दम पे पूरी दुनिया को हिला के रख डालेगा। जॉन अपनी खोज वगैरह से जहमत होके कहने लगते हैं, मेरी अपनी पूरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी खोज है वो सॉफ्ट टिश्यूज है, जहाँ पे डॉक्टर जॉन ने मम्मीफाइड लाशों से जैसे टिश्यू को रिक्रिएट करना सीख लिया है कि इसी सॉफ्ट टिश्यू में तो सारी कहानी बसी है। हाँ यार, इसी सॉफ्ट टिश्यू के कारण तुम सारे के सारे डीएनए को रिकवर कर सकते हो। किसी भी शख्स के सॉफ्ट टिश्यू के कारण उन्हें उनकी जेनेटिक तक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सॉफ्ट टिश्यू के बलबूते पे उस शख्स की पूरी ब्लड लाइन की हिस्ट्री तक जान सकते हो। और जब यही जानकारी उन्होंने पब्लिकली सबके सामने रखी तो तभी उसे एक अनजान शख्स ने अप्रोच किया। उसने उससे काफी ढेर सारा पैसा ऑफर करके ये कहा था कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरफ से यहाँ पे आया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें। सारा पैसा देख के डॉक्टर जॉन फौरन से इनकी डील को अपसेट कर लेता है। और जहाँ तक उस बिजनेसमैन की ही बात है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा द ग्रेट एल्डर टोकुगावा है। टोकुगावा का अंडरडॉग नेम भी होता है जिसे लोग करो को बुलाते होते हैं। सारी सी बात है, यहाँ पे टोकुगावा ने उसे अपने इसी काम के लिए बुलाया होता है कि वो किसी ह्यूमन का क्लोन बनाना चाहते हैं। टोकुगावा से बताता है कि मेरे हाथों मियामोटो मुसाशी
मुसाशी की बॉडी लगी है। जैसे कि हम सबको मालूम है टोकुगावा का इंटरेस्ट हमेशा से स्ट्रॉन्ग बंदों में ही जमा रहता है। जैसे कि वो तो मरता चला जा रहा था यूजिरो हानमा वर्सेस बाकी की फाइट देखने के लिए, तो अब जाहिर सी बात है उसके शैतानी दिमाग में अब एक नया आइडिया है और जाहिर सी बात है एक नया बैटल भी होके रहेगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर वर्सेस हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। हम सबको मालूम है द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का टाइटल इस वक्त किसी और के पास नहीं बल्कि बाकी के हाथों में है। एक और इंसानियत के इतिहास में सबसे कड़कदार लड़ाई होने को जाएगी अंदर ही अंदर से टोकुगावा का। फिलहाल तो यही मकसद है। तो डॉक्टर जॉन कुछ क्लेम करने से भी पहले यामामोटो मुसाशी की बॉडी को एक नजर देखने की रिक्वेस्ट करता है, जो सुन के टोकुगावा उसे अपने अंडरग्राउंड रिसर्च लैब ले जाता है। और डॉक्टर जॉन भी पहली बार इसी तरह हैरान होता है जैसे कि प्रेसिडेंट पहली बार यहाँ पे आके हैरान हुआ था। डॉक्टर जॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हुए पाता है कि बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट भी अंडर कवर में होके नहीं करती। यहाँ पे हमारी नजर एक अनजान जीव पे भी पड़ती है जिसे शायद से क्लोनिंग करने की कोशिश की जा रही है। यार इसी तरह दरवाजे को पार करते करते टोकुगावा उसे मियामोटो मुसाशी की बड़ी सी मम्मी बॉडी के पास ले जाता है। डॉक्टर जॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को होते हुए पाता है जो कि शायद से कभी किसी को इजाजत ही ना मिले। ऐसा एक्सपीरियंस डॉक्टर जॉन को कहीं और पे जिंदगी भर नहीं मिल सकता। उसके बाद बॉडी को देखने के बाद टोकुगावा के साथ वो फोन से यहीं पे हाथ मिला लेता है और डील को यहाँ पे फाइनल डन करता है। यहाँ तक ये बात उसके इतनी ज्यादा दिल पे छू जाती है कि वो टोकुगावा की गंजी टिन को गले लगाता है। इस प्रोजेक्ट पे अपनी पूरी मेहनत करने के लिए वो तैयार बैठ जाता है। वही कहानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे हम कात्सुमी और गोकी शिबुकाया को दोनों को आमने सामने देखते हैं। दिखने से तो लग रहा है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे स्पारिंग कर रहे हैं। देख पाते हैं कात्सुमी जूजू गोकी शिबुकावा को लात मारने को ही जा रहा होता है। एनी मौके पे गोकी शिबुकावा यहाँ पे आइकी टेक्निक से काम लेते हुए उसे यहीं पे पटक डालता है। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि कात्सुमी ने भी पिकल की लड़ाई से पहले अपने आप को अच्छी खासी मेहनत करके स्ट्रॉन्ग किया था। कात्सुमी ने भी यहाँ पे कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। इसी मोमेंटम में अपनी दिशा को पलटते हुए गोकी शिबुकावा के मुंह पे लात मारने में कामयाब हो ही जाता है कि उसके को भी गोकी शिबुकावा काफी हद तक डॉज करता है, मगर वो उसके मुंह पे अच्छा खासा निशान छोड़ के जाती है। कात्सुमी कहने लगता है एज यूजुअल तुम्हारा डिफेंस हमेशा से काफी ज्यादा मजबूत रहा है कि मैं तुम्हारी गर्दन पे टारगेट कर रहा था, मगर इसके बावजूद भी मैं नाकाम रहा। कात्सुमी उससे बताने लगता है अब चूंकि मेरे पास सिर्फ 2 टांगे ही बची है जिसमें मैं सबसे ज्यादा रिलाई कर सकता हूँ। इन्हीं टांगों पे अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और उन्हें एक्यूरेट से एक्यूरेट और शार्प से शार्प बनाना होगा। गोकी शिबुकावा उल्टा उसकी दाद देते हुए कहने लगता है नहीं, अगर मैंने वक्त पे ही इस किक को डॉज ना किया होता तो शायद से मैं अपनी जान ही खो बैठता सिर्फ तुम्हारे एक ही वार से। गोकी शिबुकावा कहने लगता है इस मूव को 1 आर्म ओरिजिनल मूव कहते हैं जो तुमने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, और एक बार जब ये मूव पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाएगा तुम भी इसके साथ ही साथ पूरे तरीके से अनबीटेबल हो जाओगे। इसी में अब हम कात्सुमी और शिबुकाया को चिल मारते हुए देखते हैं। साथ ही साथ गोकी शिबुकावा कात्सुमी को उसके फादर डोबोरोची के बारे में बता रहा होता है, जिस तरह से तुम अपनी टेक्निक्स वगैरह पे काम कर रहे हो हर कोई ऐसे ही महसूस करके अपने लिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। फादर ने ऑलरेडी दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया फ्रॉम द बेसिक्स से। जैसे कि हम सबको मालूम है कि मार्शल आर्ट में अगर तुम्हारी बेसिस सबसे ज्यादा पावरफुल हो तो तुम शुरू से ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होते हो। क्रैश से ट्रेनिंग शुरू करना ये डोबोरोची का एक बहुत अच्छा कदम है। साथ ही साथ गोकी शिबुकावा ये भी बताता है कि यहाँ तक मोटोबे ने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू की हुई है। ये तो सब शुरुआत है। शिनोगी और उसका भाई कुरेहा ने भी अपनी अपनी ट्रेनिंग शुरू की हुई है। यहाँ तक डॉक्टर कुरेहा जो कि डॉक्टर है पर इसके बावजूद भी अपने प्रोफेशन को साइड पे रख के भी अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा है। और ये सब चीजों की शुरुआत अब बेटे की बड़ी लड़ाई खत्म होने के बाद ही हुई थी। जैक हानमा, रेट्सु, ओलिवर और कारुहाना यामा सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होने की कर रहे हैं सिर्फ एक ही खतरनाक फाइट देखने के बाद। वो फाइट कोई और नहीं बल्कि बाप और बेटे की इतिहास की सबसे बड़ी फाइट थी। कात्सुमी आगे से कहने लगता है गोकी शिबुकावा ने मुझे लोगों के बारे में बताया और मैंने सुन लिया, मगर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि तुम गोकी शिबुकावा स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में गोकी शिबुकावा कहता है तुम ये कह सकते हो मैं पहले जैसा शख्स अब नहीं रहा, मगर हाँ मुझ जैसे शख्स ने भी जब बाप बेटे की खतरनाक किस्म की लड़ाई देखी तो मेरे जो सीने में दसी पड़ी वो आग थी जो दिन ब दिन कम होती चली जा रही थी, मगर बाप बेटे की लड़ाई ने
उस आग को बढ़ाने के लिए तेल छिड़कने का काम किया। फाइट के बाद से बाकी की जो स्ट्रीट थी जो पूरे तरीके से खाली हो चुकी थी, वो जगह लोकल बंदों की वजह से बढ़ने लगी है। तो हाँ यार, क्योंकि सबको मालूम है उन अनजान गिटी पिटी गलियों में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स का बसर है बाकी। एक और चीज भी मैं आप सबको बता दूं, बाकी को मेंटली हर्ट करने के लिए लोग जो जमीनों पे काफी कुछ लिखते हैं, टैग्स वगैरह भी बढ़ चुके हैं पहले से कई गुना ज्यादा। क्योंकि बाकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स है तो उसका अब आखिर कौन क्या ही बिगाड़ सकता है। तो लोग उसे बस गालियां ही बकते हैं और यही उनका डायरेक्ट अटैक है बाकी पे। बाकी को अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, पर वो इतना ज्यादा थक हार चुका होता है अपनी ट्रेनिंग करते करते कि उसकी वाकई में कमर तोड़ ट्रेनिंग उसकी कमर तोड़ चुकी होती है। जिसम में से इतना ज्यादा पसीने की भाप निकली होती है कि उसका पूरा कमरा लिक्विड से बढ़ चुका होता है। बाकी ने इतनी ज्यादा टफ ट्रेनिंग की होती है कि वो शायद से अब अपना जिस्म भी हिलाने में से काफी ज्यादा दुश्वारी हो रही होती है। क्योंकि हम सबको मालूम है बाकी अपनी अजीबोगरीब ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। काकरोच को देख के सीख रहा होता है, तो जरूर इस बार भी इसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे ये अपनी लिमिट पे आ गया। और अचानक से बाकी के कान में एक धीरी सी आवाज आती है। आवाज आती है और चली जाती है, फिर दोबारा आती है, पहले से ज्यादा तेज, फिर चली जाती है, फिर आती है और तेजी से। बाकी एक अजीब सी सेंसेशन को अपने मन के अनहन में महसूस कर पाता है, ऐसी फीलिंग जिससे यहाँ तक बाकी भी नावाकिफ होता है। वो आवाज बाकी को यही कहने पे मजबूर कर होती है कि अपनी ट्रेनिंग को किसी भी हालत में मत छोड़ना, करते जाओ और करते करते मर भी जाओ तब भी ना रुकना। को अजीब सी दिल की धड़कन की बीट सुनाई देने लगती है। बाकी चेक करता है क्या वो मेरी है, मगर वो बाकी की दिल की धड़कन की आवाज नहीं होती। बाकी सोचने लगता है तो ये किसकी है, आखिर कौन सा खतरा मेरा जिस्म महसूस कर पा रहा है। बाकी अपने नॉलेज के मुताबिक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर के बारे में सोचने लगता है, पर उससे भी मालूम पड़ता है कि ये उनकी भी हार्ट बीट नहीं है। तभी हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि आज तक हमने कभी नहीं देखा होता। अपने जाने पिछाने फाइटर्स के बारे में सोचने लगता है कि आखिर क्या ये हार्ट बीट उन्हीं में से किसी एक की है। पर थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि हाँ यार, ये हार्ट बीट जो कि वो इस वक्त पे महसूस कर पा रहा है, उसने आज तक कभी ऐसी हार्ट बीट को महसूस नहीं किया। ये उनमें से किसी एक की भी नहीं है। और ये अजीब सी कैफियत के बाद बाकी को तब कहीं जाके महसूस होता है कि अब जो कोई भी आने को जा रहा है, जिसकी भी ये हार्ट बीट है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहानी टोकुगावा की अंडरग्राउंड फैसिलिटी पे जाती है, जहाँ पे डॉक्टर जो होता है वो मियामोटो मुसाशी की स्पाइन को देख रहे होते हैं। और गौर से देखने के बाद ही तब कहीं जाके डॉक्टर जोंग को मालूम पड़ता है कि मियामोटो मुसाशी की स्पाइन बिल्कुल एक बड़े बीस्ट की तरह है, जैसे कि शेर या फिर इससे भी कई गुना ज्यादा भयंकर। फिर डॉक्टर जॉन मियामोटो मुसाशी के उस स्टैंस के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे मियामोटो मुसाशी थोड़ा सा बेंट होके अपनी तलवारों को लहराते थे और ऐसे लहराते थे कि जैसे कि वो बीच में से हवा को ही काट डालते हैं। और वो स्टैंस एकदम काफी ज्यादा यूनिक और गजब से होता है। साथ ही साथ डॉक्टर जॉन यहाँ पे कहने लगते हैं ना कि सिर्फ इतना बल्कि मियामोटो मुसाशी के जिस्म में बार बार बदलाव आया है, जिसे तुम लोग इवॉल्व कह सकते हो। ओ हाँ यार, मियामोटो मुसाशी का जिस्म बदलता रहा सिचुएशन के मुताबिक और इसी तरह इवॉल्व करता चला गया। पर ये तो सब शुरुआत है, जब डॉक्टर जॉन मियामोटो मुसाशी के स्पाइन को बीच में से चीरते हैं और जब उस मास्टरपीस पे अपनी नजरें ठहराते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो एक खास किस्म का जीता जागता स्पेसिमेन है। और आज तक डॉक्टर जॉन ने ऐसी चीज देखी ही नहीं होती, क्योंकि अब वो डॉक्टर जॉन ने वो सब कुछ पा लिया जिसके कारण वो मियामोटो मुसाशी को रिवाइव कर सकते हैं, वो दोबारा से उसे जिंदगी दे सकते हैं। और इसी वजह से वो झूमने लगता है, पागल होने लगता है। यूं ही मियामोटो मुसाशी के रिवाइवल प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट किया जा रहा होता है। और यहाँ पे एक शैल के कारण ये लोग इसे प्रेग्नेंट कर रहे होते हैं, जिसमें मियामोटो मुसाशी के डीएनए और उसके स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। डीएनए वगैरह उन्होंने उस स्पर्म से एक्सट्रैक्ट किया होता है। और यहाँ तक देखते देखते फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। वाकई में काफी ज्यादा हैरानकुन होता है। और लगभग 28 दिनों के बाद मुसाशी मियामोटो की बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। उधर ही कहानी बाकी पे जाती है, जहाँ पे अंडरग्राउंड एरिना में बाकी इतना ज्यादा बोर हो गया होता है कि एक शख्स उसे मारता चला जा रहा होता है, मगर बाकी जो होता है वह सब अपनी दुनिया में खोया होता है। कि आखिरकार बाकी उसके पेट में एक इतना दमदार किस्म का वार करता है कि उसका कलेजा ही उसके मुंह को आने को लगता है। इसके बाद वो फाइटर जो दर्द से तड़प रहा होता है,
बाकी काफी कूल तरीके से अब एरिना को लीव करके यहाँ से जा रहा होता है और उस दौरान भी हम बाकी के चेहरे से साफ पता चला सकते हैं कि बाकी काफी ज्यादा बोर हो चुका है। अब यूं ही कहानी 28 दिनों के बाद हमें अंडरग्राउंड फैसिलिटी में दिखाई जाती है, जहाँ पे उसकी बॉडी को पूरे तरीके से रिकवर कर दिया गया होता है और उसकी बॉडी की एज लगभग ऑलमोस्ट 30 साल की होती है। इसके साथ ही साथ दूसरे सीन में हम डॉक्टर कोरेहा को देखते हैं, जो कि वो भी अपनी इंटेंस किस्म की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ना कि सब बाकी बल्कि यहाँ तक डॉक्टर कोरेहा भी काफी ज्यादा बोर हो चुके होते हैं। अब जैसे कि ये सारे के सारे फाइटर्स डोपो और ओची वगैरह आपस में एक दूसरे से लड़ चुके होते हैं। अब इनके पास कोई नया अपोनेंट ही नहीं है लड़ने के लिए, जिस वजह से ये सारे के सारे ही बोर हो रहे हैं। अब इसी तरह यहाँ तक कहानी डोपो और ओची पे जाती है, एक गॉड ऑफ वॉर, और हमें बताया जाता है डोपो और ओची कई दिनों से इस पानी के नीचे खड़े हुए हैं, मतलब कि अपनी बॉडी वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए। पर इसके बावजूद भी हम डोपो और ओची को भी बासी लेते हुए देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा बोर हो चुके होते हैं। देखते देखते कहानी जैक हानमा पे जाती है। यहाँ पे जैक हानमा अपनी लिम्प लेंथरिंग सर्जरी करवा रहे होते हैं और जैसे कि हम सबको मालूम है जितनी सर्जरी जैक हानमा ने करवा रखी है, जितना दर्द इस प्रोसेस के दौरान जैक हानमा ने बर्दाश्त किया, अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो कब का दर्द के मारे ही मर चुका होता। ऑलवेज पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश में होता है जैक हानमा, जिसके बाद जब जैक हानमा अपनी न्यू बॉडी को पा लेता है तो फिर वो उसमें इंटेंस किस्म की ट्रेनिंग शुरू करता है। मगर ये क्या हम देख पाते हैं सर्जरीज के पेन वगैरह के भी जैक हानमा इस कदर आदी हो चुका होता है कि वो ऐसी सिचुएशन में भी बासी बढ़ता है, मतलब कि वो काफी ज्यादा बोर हो चुका है। कहानी एक बार फिर से फैसिलिटी पे जाती है और थोड़ी ही देर में मुसाशी मियामोटो की बॉडी रेडी होती है रिलीज करने के लिए। देखते देखते यहाँ तक ऐसा किया भी जाता है और मुसाशी मियामोटो की बॉडी को रिलीज किया जाता है। एक तरफ द ग्रेट लेजेंड मुसाशी मियामोटो रिवाइव हो रहा होता है कि उधर ही कहानी कारो हानायामा पे जाती है, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि एज यूजुअल कारो हानायामा भी काफी ज्यादा बोर हो चुका होता है। तो ग्रेट शिहारू ने एक वक्त में एक अनजान शख्स को भेजा था ग्रेट कारो हानायामा की जान लेने के लिए, ताकि ऐसा करके वो उसकी बोरियत को कम कर सके। अनजान शख्स ने कारो हानायामा की ओर गन से एम कर रहा होता है कि उल्टा हम देख पाते हैं कारो हानायामा अपने एक ही हाथ से उस गन को ही टुकड़ों में कर डालता है, क्योंकि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। इसी तरह कारो हानायामा और द ग्रेट शिहारू एक साथ बैठे ही होते हैं कि कारो हानायामा यहाँ पे यूजुरो हानमा के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, हाँ, मेरी बोरियत को एक ही शख्स दूर कर सकता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही महान शख्स है। कहानी लेजेंड मुसाशी मियामोटो पे दोबारा से एक बार जाती है, जो कि वो रिवाइव हो गए होते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि मुसाशी मियामोटो थोड़ी अच्छी खासी बड़ी एज में उनकी डेथ हुई थी, पर यहाँ पे फिर भी उनके डीएनए में इतनी ज्यादा ताकत थी। जब दोबारा से उन्हीं डीएनए का इस्तेमाल करके उससे रिवाइव किया गया तो उनके डीएनए ने लगभग कोई ऑलमोस्ट 30 साल की बॉडी दिया। कहानी टोकुगावा पे जाती है, जहाँ पे इस बार कारो हानायामा भी उसके साथ खड़ा होता है। वो लोग एक खूबसूरत सी जगह पे मौजूद होते हैं। कारो हानायामा यहाँ पे टोकुगावा से कहने लगता है, चाहता हूँ आप मेरा मैच यूजिरो हानमा के साथ फिक्स करवाइएगा। तो टोकुगावा आगे से कहने लगता है, कारो हानायामा तुम आखिर उससे लड़ना ही क्यों चाहते हो? शायद से तुम्हें भूल गया हो। कोई बात नहीं, मैं याद दिलवा ही देता हूँ। हानायामा, जब तुम 15 साल के थे तुमने बाकी से लड़ा था, उसके ठीक बाद उसी दिन यूजिरो हानमा ने तुम्हारी कैसे धुलाई दी थी। शायद से ऐसी मार कोई भूल नहीं सकता, तो मेरे ख्याल से तुम बदला लेना चाहते हो। तो कारो हानायामा आगे से कहता है, नहीं, बस एटलीस्ट मुझे यूजिरो हानमा से मिलवा ही दो। ये सब सुन के तब कहीं जाके टोकुगावा को मालूम पड़ता है कि हाँ यार, ये बहुत ज्यादा बोर हो रहा है और इसी वजह से तो ये यूजिरो हानमा जैसे महान शख्स से लड़ना चाहता है। अब हम देख पाते हैं मुसाशी मियामोटो की बॉडी तो रिवाइव हो जाती है, मगर इसमें जान कैसे डाले, आखिर मुसाशी को जिंदा कैसे करे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होता। खैर यार, ऐसा तो डॉक्टर का मानना होता है। अभी डॉक्टर जॉन को टोकुगावा कहने लगता है, डॉक्टर जॉन तुम आज से ज्यादा फिक्रमंदी दिखाते हो, कभी कभार तो दिमाग के कीड़े भी रखते हो। मैं क्या लगता है मैं वैसे पागल यहाँ पे बैठा हूँ कि मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं होगा कि मुसाशी मियामोटो को दोबारा जिंदा कैसे किया जाए। फिक्र मत करो, एक महान शख्स है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरी पैन है। टोकुगावा का मानना होता है कि उसकी पैन बुद्धा की पावर का इस्तेमाल करके बॉडी को रिवाइव कर सकती है। तो यार, हमें टोकुगावा की पैन दिखाई जाती है, जहाँ पे उसकी पैन
सॉरी उसकी सिस्टर को उनके फ्यूचर के बारे में बता रही होती है, मतलब कि किस्मत का हाल, फॉर्चून टेलर होती है। देखते देखते कहानी फॉर्मर स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स पे जाती है, जो कि अपने ओहदे से उभरते हुए धीरे धीरे करके अपने कदम बढ़ा के आगे बढ़े होते हैं। उनके ठीक सामने से एक और शख्स भी चल के आ रहा होता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कारोहाना यामा होता है। ओह यार, कारोहाना यामा तो कारोहाना यामा है। हम कारोहाना यामा के शरीर को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बाकी की तरह जख्मों के निशानों से बढ़ चुका होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, कारोहाना यामा कोई शदीद किस्म की इंटेंस ट्रेनिंग से गुजर रहा है। कुगावा के कारण कारोहाना यामा ने यूजिरो हानमा को बुलाया और यूजिरो हानमा चला आया। अब जूजू दोनों के दोनों चलते चलते अपने बीच का फासला खत्म करने लगते हैं कि आखिरकार दोनों के दोनों जब एकदम सामने आ जाते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के और नजर से नजर मिला के एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। हानायामा यहाँ पे यूजिरो हानमा के इंटेंस ऑरा को महसूस कर पाता है और वो यहाँ पे सोचने लगता है कि बस सिर्फ यूजिरो हानमा के सामने आते सारे उसकी बोरियत यहीं पे खत्म हो गई है। और कहता भी है, हाय मेरी बोरियत, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरे एक ही बार बुलाने पे यहाँ पे चले आएंगे। यूजिरो हानमा यहाँ पे कारोहाना यामा के लिए गोल्डन वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, कारोहाना यामा हमें बुलाए और हम चल के ना आए, ऐसा हो ही कैसे सकता है कि यार हम सबको मालूम है, क्योंकि कारोहाना यामा तो कारोहाना यामा है। यहाँ तक यूजिरो हानमा जैसे शख्स के दिल में भी कारोहाना यामा के लिए रिस्पेक्ट है। खैर यार, एक वक्त में नहीं होती थी, लेकिन आजकल काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है यूजिरो हानमा कारोहाना यामा की। हम सबको मालूम है, इस जैसी खतरनाक फाइट हो और टोकुगावा मौजूद ना हो, यह भी कैसे हो सकता है। टोकुगावा इस फाइट का मजा लेने दूर से ही पहुंचा होता है। अब एक तरफ तो टोकुगावा यहाँ पे मजे कर रहा है, उधर ही दूसरी और उसकी फैसिलिटी में उसकी सिस्टर मुसाशी मियामोटो के लिए पहुंच गई होती है, उसे रिवाइव करने के लिए। और वो आते सारी यहाँ पे कहने लगती है कि मैं इसे 5 मिनट में दोबारा जिंदा कर डालूंगी। गुड एज न्यू। जो सुन के डॉक्टर जॉन चौंक जाता है और वो सोचने लगता है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जबकि बाकी लोग टोकुगावा की सिस्टर को शक बड़ी निगाहों से घूर रहे होते हैं। जिन समय उसकी सिस्टर चैंटरिंग करने लगती है और अचानक से उसकी आवाज बदल जाती है एक मर्दाना आवाज में, और वो कहती है कि अगर तुम्हें एक दिन खुदा खाली पेट सुला दे, इसका ये मतलब नहीं है कि अगले दिन भी वो तुम्हें खाना नहीं देगा। और वो इतनी मोटी और बड़ी आवाज में कह रही होती है जैसे कि वो पोजेस हो गई है। और जो एक वक्त में डॉक्टर उसे शक बड़ी निगाह से घूरा था, वो वहीं पे काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर ना कि सिर्फ इतना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। यहाँ तक टोकुगावा की सिस्टर डॉक्टर के मरहूम फादर की सोल को भी यहाँ पे समन करती है, जो सब देख के उस डॉक्टर के मुंह में कोई अल्फाज तक ना रहते। और ऐसे ही करके टोकुगावा की सिस्टर सबका भरोसा जीत लेती है। इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम कारोहाना यामा और यूजिरो हानमा को दोबारा से देखते हैं। कारोहाना यामा यहाँ पे यूजिरो हानमा को कहता है कि चलो वॉक करते हैं। इसी के साथ दोनों के दोनों एक साथ शांति से चल रही होते हैं कि यूजिरो हानमा कारोहाना यामा को बताते हैं कि फादर और सन की फाइट के बाद हम दोनों इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि एक बच्चा मुझसे मेरा ऑटोग्राफ मांगने आया था। जो सुन के तो कारोहाना यामा एक लम्हे के लिए चौंक जाता है, पर खैर यार वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, फाइनली अब मेरी बोरियत हमेशा के लिए खत्म होने को जा रही है। मैंने तुम्हारी और बाकी की बीच में फाइट देखी थी, वो बाप बेटे की फाइट वाकई में काफी ज्यादा गजब थी। मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी थी। ये देख के मेरे मन में एक सवाल सा उठने लगा, एक चुभन सी। तुम्हें वो वाइज शख्स हो जो कि मेरी बोरियत को खत्म कर सकते हो। पर यूं ही यूजिरो हानमा अपनी ग्लासेस को तोड़ते हुए कहने लगता है, अगर तुम कुछ कहना चाह रहे हो तो खुल के कहो। हानमा से कहने लगता है, मैंने बाकी और तुम्हारे बीच में फाइट देखी थी, एक ऐसे बाप बेटे की फाइट जो कि इतिहास में शायद से कभी हुई ना हो। हाँ, वो फाइट अलग लेवल की थी। ख्याल से वो वक्त आ गया है, आज मेरी भी बोरियत दूर हो जाएगी। यूजिरो हानमा अपनी ग्लासेस को तोड़ते हुए कहने लगता है, अगर तुम कुछ कहना चाह रहे हो तो खुल के कहो। इसी के साथ कारोहाना यामा एकदम से काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है कि यार इससे पहले दोनों के बीच में कुछ होता भी कि कहानी टोकुगावा की सिस्टर और मुसाशी मियामोटो की बॉडी पे जाती है। यहाँ पे टोकुगावा की सिस्टर काफी ज्यादा फॉर्मेलिटी में बैठी हुई होती है और यहीं पे वो काफी ज्यादा सीरियस होके मुसाशी मियामोटो के सामने बैठ के मंत्र पढ़ना शुरू करती है। सिंपल, वो यहाँ पे मुसाशी मियामोटो की सोल को अपने अंदर समन करी होती है और यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स वगैरह की नजर
टोकुगावा की सिस्टर पे होती है कि आखिर वो उसे कैसे दोबारा जिंदा करेगी। और इसके साथ ही साथ उनकी नजर पल्स रीडर पे भी होती है। जैसे ही मुसाशी मियामोटो का दिल धड़केगा तो उन्हें इसके कारण पता चल जाएगा सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है कि पैरों तले जमीन तो तब की सकती है। मंत्र को कंप्लीट करने के बाद इस बुड्ढी में इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि वो जंप मार के यहाँ पे शॉर्ट स्टैंस लेती है। और वो शॉर्ट स्टैंस कोई मामूली शॉर्ट स्टैंस ना होता बल्कि मियामोटो मुसाशी का होता। और बिल्कुल जैसे कि उनके अंदर मुसाशी मियामोटो की आत्मा आ चुकी है। अब ना कि सब उनका बॉडी स्टैंस बल्कि उनके बॉडी का एक एक अज़ा इस बात का सबूत दे रहा होता है जैसे कि वाकई में उनके जिस्म में कोई स्वॉर्डमैन की रूह आ चुकी हो। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पैर इस बात की साफ साफ गवाही दे रहे होते हैं। और यहाँ तक डॉक्टर जॉन भी उनकी आंखों में शार्पनेस को फील कर पाते हैं। मेरे भाई लोगों, देख पाते हैं उसका पूरा का पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया होता है। उसके हाथ वो पूरे तरीके से काम और रिलैक्स होती है। इंडीड उसके जिस्म में मुसाशी मियामोटो की सोल होती है। यहाँ तक डॉक्टर्स भी उस हाथ में एक खालीपन को महसूस कर पाते हैं जैसे कि वो हाथ तलवार के साथ जा जुड़ना चाहते हो। लम्हा वाकई में काफी ज्यादा हैरान कुन था। अब यहाँ पे सारे लोग एक तरफ उसकी बहन को देख रही होते हैं कि उतने में यहाँ पे टोकुगावा भी पहुंच जाता है क्योंकि हाल ही से कुछ देर पहले ही कारो हानायामा और यूजिरो हानमा के बीच में फाइट देखने गया था। खैर यार, अब इसी तरह हम देख पाते हैं माहौल काफी ज्यादा इंटेंस होता चला जा रहा होता है। सारे लोग उस बुड्ढी से, टोकुगावा की सिस्टर से एक अजीब सी क्रीपीनेस को महसूस कर पाते हैं। उसके बाद टोकुगावा की सिस्टर मुसाशी मियामोटो की बॉडी के चारों तरफ पैरा देने लगती है और 4 चक्कर को कंप्लीट कर देने के बाद उसकी बहन उसके चेहरे के सामने जा खड़ी होती है। टोकुगावा तो ये देख के यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उससे मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है और वो कैसे इस बुढ़ापे में अपनी बहन को बगैर करते हुए देख सकता है। यहाँ पे उसकी सिस्टर मुसाशी मियामोटो की कॉप्स को जाके किस करती है और इसी हवस के मारे जू मुसाशी की बॉडी रिएक्ट करती है। यहाँ तक ये देख के डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि रीडर्स उसकी हार्ट बीट को महसूस कर पा रहा है। यहाँ पे टोकुगावा की सिस्टर उसके मुंह में उसकी आत्मा को फूंक रही होती है। बेजानस तो मजीद यहाँ पे तब बढ़ती है। उसकी बहन मुसाशी के साथ मुंह जोड़ के कुछ पल यहाँ तक गुजार भी लेती है और यहाँ तक मुसाशी की बॉडी हरकत भी करने लगती है। यहाँ तक मुसाशी के जिस्म में उसकी रगों में खून भी दौड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ ही लम्हे में मुसाशी मियामोटो अपनी आंखें खोलते हैं। ओ हाँ यार, यहाँ पे मुसाशी को पूरे तरीके से सक्सेसफुली वो लोग रिवाइव करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पे मुसाशी अभी अभी जागा होता है और वो पूरे तरीके से होश में भी नहीं आया होता। उसे नहीं पता होता कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। इसी में उसका हाथ अपने आप जाके उसकी बहन को पकड़ के उठा के कहीं दूर फेंकते हैं। इसका मतलब है मुसाशी ने उसकी किस को अपसेट नहीं किया। जो सब देख के डॉक्टर्स यहाँ पे पैनिक करने लगते हैं और इसी पैनिकिंग में देखते ही देखते मुसाशी डॉक्टर्स की आंखों से गायब हो जाता है। वो लोग यहाँ पे अपने पीछे मुसाशी मियामोटो को पाते हैं। मुसाशी मियामोटो उन डॉक्टर से सवाल पूछता है और वो उसके मुंह से निकले पहले अल्फाज होते हैं दोबारा जिंदा होने के बाद। मुसाशी उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ। और इससे पहले कहानी कुछ लम्हे पहले पे जाती है जहाँ पे देखते देखते कारो हानायामा और यूजिरो हानमा एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। कारो हानायामा इस लम्हे के लिए काफी बेदर्दी से इंतजार कर रहा था। कारो हानायामा जूजू यूजिरो हानमा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा होता है तो आसपास के आम लोग कारो हानायामा को देख के उसके लिए रास्ता छोड़ रहे होते हैं। यहाँ तक गुजरते गुजरते भी वो लोग इसे बार बार पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं। यहाँ तक आम और मामूली शख्स भी कारो हानायामा की पावर को महसूस कर पा रहे होते हैं। कारो हानायामा के जिस्म पे काफी ज्यादा जख्मों के पुराने निशान होते हैं। अगर उन जख्मों के निशान को तुम थोड़ा करीबी से देखो तो तब कहीं जाके तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये जख्म के निशान वाकई में काफी ज्यादा गहरे भी है। यहाँ तक ये जख्म के निशान कारो हानायामा के चेहरे पे भी है। उसके एक एक जख्म के निशान उसके पिछले बैटल्स के प्रूव है कि वाकई में कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। ठीक कारो हानायामा के सामने से चल के आ रहा होता है कोई और नहीं बल्कि यूजिरो हानमा। उसके पूरे के पूरे जिस्म को एक अजीब से गिटे पिटे ओरा ने कवर कर रखा होता है। ये ओरा यूजिरो हानमा के बीच में फर्स्ट और फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है। से यहाँ तक बाकी जैसे स्ट्रॉन्ग लोग भी इतनी आसानी से पार नहीं कर सकते। यूजिरो हानमा यहाँ तक बिजली को भी आसानी से डॉज कर सकता है। इस बात का सबूत है कि यूजिरो हानमा स्पीड ऑफ लाइट को भी डॉज कर सकता है जो कि डीसी वर्स में कॉमिक में सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल करता है। और यहाँ पे फर्क तो इतना है कि सुपरमैन इन पावर्स के साथ पैदा हुआ था जबकि यूजिरो हानमा ने ये सारी की सारी एबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन,
फोकस और ट्रेनिंग के कारण ही हासिल किया। अरे यार देखते देखते यूजिरो हानमा और कारो हानायामा दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने जा खड़े होते हैं और बस इसी लम्हे में यूजिरो हानमा के बाल हवा में लहराने लगते हैं। वो पूरे तरीके से तैयार होता है लड़ने के लिए। थोड़ी दूरी में हम टोकुगावा को देखते हैं जो कि काफी बेदर्दी से इस मैच को देखने के लिए मरता चला जा रहा होता है। टोकुगावा यहाँ पे कहने लगता है, तुम दोनों लड़ते जाओ और तब तक ही लड़ते रहना जब तक तुम दोनों में लड़ने की हवस नहीं खत्म हो जाती। कारो हानायामा यूजिरो हानमा से ऐसी जगह पे नहीं लड़ना चाहता होता जहाँ पे काफी लोग उन्हें देख रहे हैं। और हाँ यार, अब दोनों के दोनों एक साथ यहाँ से चलते हुए जाने लगते हैं। जाते जाते भी वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे यूजिरो हानमा उसे कहता है कि मुझे सन ग्लासेस पहन के रखनी पड़ती है, चाहे रात हो या फिर दिन हो, क्योंकि मैंने जब से बाकी के खिलाफ लड़ा है हर कोई मुझे पहचानता है और ये चीज मुझे जरा भी पसंद नहीं है। और वो बताता है कि यहाँ तक एक बच्चा भी उससे ऑटोग्राफ मांगने आया था। जिन सब के बाद दोनों के दोनों चलते जाते हैं। कारो हानायामा एक चीज नोटिस करता है कि वो यूजिरो हानमा के साथ कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। जरा देखो तो सही, उसे यहाँ तक एक भी उबासी नहीं आई। यूजिरो हानमा के पूछने पे ही कारो हानायामा उसे बताता है, हाँ मैंने बाप बेटे की फाइट देखी थी। वो फाइट ऐसी थी जो कि मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी। यहाँ तक उस फाइट को 1 साल हो भी चुका है और उसी फाइट को देखने के बाद ही कारो हानायामा अब हर चीज से काफी जल्दी बोर हो जाता है। मतलब कि कारो हानायामा भी ऐसी फाइट को लड़ना चाहता है। यूजिरो हानमा अपने ग्लासेस को तोड़ते हुए कहने लगता है, कारो हानायामा कि तुम तो अपनी बोरियत को दूर कर लोगे तो बात मेरी है, मेरा क्या। बाकी के अलावा अब मुझे कोई गजब किस्म का चैलेंज दे ही नहीं सकता। यूजिरो हानमा की ग्लासेस तोड़ने की देर होती है कि उतने में ही उसे सारे लोग पहचानने लगते हैं। अब देखते ही देखते यहाँ पे दूसरा बच्चा भी उससे ऑटोग्राफ मांगने आ जाता है। यूजिरो हानमा जब अपनी कातलाना निगाहों से उस बच्चे को घूरने लगता है, बच्चे की वहीं पे गीली हो जाती है। यूजिरो हानमा उसके कार्डबोर्ड को अपनी उंगलियों से 4 टुकड़ों में कर डालता है। इसके बावजूद भी वो बच्चा यूजिरो हानमा का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है, क्योंकि यही सब कुछ यूजिरो हानमा के यहाँ पे ऑटोग्राफ के बराबर है। तुरंत बाद ही यूजिरो हानमा सीरियस होके कहने लगता है, कारो हानायामा शायद से तुम भूल चुके हो, हम यहाँ पे लड़ने आए हैं। इस पर कारो हानायामा भी इस फाइट के लिए पूरे तरीके से रेडी हो जाता है, जो देख के यूजिरो हानमा को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। वो लहराते बालों के साथ कहने लगता है, चूंकि तुमने मुझे खुश कर ही डाला है तो इस फाइट की शुरुआत भी तुम ही करो, कारो हानायामा। इसी के साथ यूजिरो हानमा अपने हाथ अपनी जेब में डाल के खड़ा हो जाता है। वो पूरे तरीके से कारो हानायामा के पहले हमले को सहने के लिए तैयार होता है। देख पाते हैं कारो हानायामा यहाँ पे पूरे तरीके से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है और वो एक ही पंच में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार होता है। कारो हानायामा सोचने लगता है कि मुझे नहीं सोचना चाहिए और यहाँ पे हिचकिचाने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे अपने एक ही पंच में इतनी बड़ी ताकत डालनी होगी कि वो यहाँ तक यूजिरो हानमा भी उसको अपनी गहराइयों तक महसूस कर पाए। कहते हुए कारो हानायामा अपना खतरनाक किस्म का पंच फौरन से यूजिरो हानमा के मुंह पे दे मारता है। वो पंच जो यूजिरो हानमा के मुंह पे लगता है, एक जोरदार धमाके की आवाज फैलती है। इतने खतरनाक पंच के मुंह पे पड़ने के बावजूद भी यूजिरो हानमा यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है। देख पाते हैं यूजिरो हानमा की यहाँ तक नाक से भी खून बह रहा होता है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे कारो हानायामा अपने जिस्म की एक एक हिस्से की ताकत अपने एक वार में लगाने को जा रहा होता है और उस दौरान यूजिरो हानमा अपने मन में कहने लगता है कि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। हानायामा तुम और मैं सब दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट नाम बनाने के लिए ही पैदा हुए। हमने जन्म ही सब और सब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लिया है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम ही काफी है, तुम्हारे नाम का मतलब ही ताकत है। भाई कारो हानायामा नाम है उसका, क्योंकि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। यूजिरो हानमा अपने मन में मजीद सोचता है, कारो हानायामा एक जीनियस है जिसे कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं है। इतनी ताकत रखने के बावजूद भी, इतनी पावर रखने के बावजूद भी, इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी, अनबीटेबल होने के बावजूद भी, अनडिस्ट्रॉयबल होने के बावजूद भी तुम सीक्रेटली काफी खतरनाक और इंटेंस ट्रेनिंग करते हो और जिस पंच को तुम थ्रो करने जा रहे हो इसकी कोई इंतहा तक नहीं है, इसकी कोई लिमिट तक नहीं है। ये पंच गजब का है, ये पंच परफेक्ट है। पर शायद से तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि ये पंच मेरे आगे कुछ नहीं है। ये यूजिरो हानमा के अपने मन में कहने की देर होती है। वो खतरनाक किस्म का पंच सीधा जाके यूजिरो हानमा के मुंह पे जा लगता है और उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि शायद से एक्सप्लोजन्स की भी आवाज इतनी भयानक ना हो जितने के सिर्फ
एक पंच से इतनी आवाजें प्रोड्यूस होती है। अब कहानी उस लम्हे पे जाती है, उस समय पे जाती है जहाँ पे ये फाइट खत्म हो गई होती है और जिन्होंने उस दौरान इस फाइट को अपनी आंखों से होते हुए देखा होता है वो कारो हानायामा की इस पंच की तारीफ करते हुए कहता है। हानायामा का स्टैंस कुछ इस तरह से था जैसे कि कोई वॉलीबॉल को फेंकता है अपनी फुल पावर से। उसके वार करने के बाद जो खतरनाक किस्म की शॉक वेव्स और वो आवाजें प्रोड्यूस हुई थी वो किसी एक्सप्लोजन की आवाज से कम नहीं थी, किसी धमाके की आवाज से कम नहीं थी। वो पंच से यही लग रहा था कि सामने वाले की तो जरूर मौत हो गई होगी, पर पैरों तले जमीन तो तब सकती है। ये नहीं कि उसका पंच खास था, खास तो वो बंदा था जो इतने खतरनाक पंच को खाने के बावजूद भी अपनी जगह पे खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाँ, उसके नाक से खून बह रहा था लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। कारो हानायामा भी ये देख के एक लम्हे के लिए उससे घूर रहा था। वो उसके सामने खड़ा था अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाल के। क्या बंदा था, क्या शान थी उसकी। हम देख पाते हैं वहां पे टोकुगावा भी मौजूद था जिस वक्त ये फाइट हो रही थी और वो ये सब कुछ दूर से देख रहा था। एक बार फिर से कारो हानायामा इसी तरह का पंच दोबारा से थ्रो करता है अपनी पूरी जान लगा के और उस पंच को भी यूजिरो हानमा डॉज कर लेता है। इसके ठीक बाद कारो हानायामा दोबारा से वार करता है पर वो हमला भी यूजिरो हानमा काफी इजीली डॉज कर लेता है। यूजिरो हानमा काफी रिलैक्स तरीके से कहने लगता है तुम्हारे जिस्म ने नोटिस कर ही लिया कि तुम किसके सामने खड़े हो। ये सुन के कारो हानायामा गुस्से से यूजिरो हानमा पे एक और पंच से वार करने की कोशिश करता है कि इससे पहले यूजिरो हानमा अपने एक ही हाथ से कारो हानायामा के मुंह को दबोच लेता है। हानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे कारो हानायामा से भी इसी लड़ाई के बारे में पूछा जाता है। कारो हानायामा उस फाइट का जो जिक्र करते हुए कहता है कि वो फाइट मेरे लिए काफी ज्यादा डिप्रेशन वाली थी। जैसे जैसे इस फाइट को एक्सप्लेन कर होता है कहानी दोबारा से पास्ट पे जाती है जहाँ पे हमें उसी लम्हे के बारे में दिखाया जाता है कि कारो हानायामा जूजू अपना वार करने को जा रहा होता है। यूजिरो हानमा उसी दौरान अपनी पॉकेट से अपने एक हाथ को बाहर निकालता है और बस नजर चपकने की देर थी कि उसके हाथ को मैंने अपने मुंह पे पाया और यकीन करो उस हाथ में इतनी बड़ी ताकत थी कि मेरा पूरा का पूरा शरीर हवा में था। वो लम्हा वाकई में काफी ज्यादा हैरानकुन था कि कारो हानायामा उड़ते और तोड़ते हुए जाके ग्रोसरी स्टोर में जा गिरता है और बाद में ये सीसीटीवी कैमरे से देखा जा रहा होता है और बस यूजिरो हानमा के एक वार के ही कारण कारो हानायामा यहाँ पे बेहोश हो गया होता है। पर इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे कारो हानायामा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी देखते हैं और यहाँ पे उसके चेहरे पे पहली नजर दोहराने से ही मालूम पड़ रहा है कि फाइनली कारो हानायामा की बोनस यहाँ पे खत्म हुई है। इसी दौरान कहानी मुसाशी मियामोटो पे जाती है जहाँ पे मुसाशी मियामोटो इसी तरह टोकुगावा और उनके डॉक्टर से 2 घंटे तक लगातार सवाल पूछता जा रहा होता है। इसी बात पर टोकुगावा और उनके डॉक्टर्स ने बड़े सोच समझ के मुसाशी को उनके जवाब दिए होते हैं। यूं ही टोकुगावा यहाँ पे मुसाशी मियामोटो से मजीद बोलता है अब तक आपने जितने भी सवालात पूछे हमने काफी केयरफुली और सही तरीके से इनके जवाब दिया और अब मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा एहसान चाहता हूँ। मैं आपको दोबारा से लड़ते हुए देखना चाहूंगा, मैं आपको लड़ते हुए देखना चाहूंगा अपनी आंखों से। इसके चलते ही टोकुगावा यहाँ पे उसे कस्टम मेड कपड़े भी देता है। मुसाशी तुरंत से इन कपड़ों को पहन बैठता है और वो कहने लगता है वाह ये कपड़े मुझ पे फिट है। तो अब बताओ आखिर तुम मुझे किससे लड़वाना चाहते हो। टोकुगावा सबसे पहले मुसाशी मियामोटो को पूरे टोक्यो शहर में घुमाने लगते हैं और यहाँ पे हम देख पाते हैं मुसाशी मियामोटो बिल्कुल बच्चों की तरह खिड़की से सारी गाड़ियों को काफी गौर से घूर रहा होता है क्योंकि उसके जमाने में ऐसी चीजों को उसने जर्रा भी नहीं देखा होता। मुसाशी मियामोटो कभी एक बिल्डिंग को देखता तो कभी दूसरी बिल्डिंग को देखता। उसने आज तक कभी जिंदगी में इतने चमकदार ब्लॉक्स नहीं देखे होते जिन्हें सब में टोकुगावा मुसाशी मियामोटो से कहने लगते हैं अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे। अब गाड़ी से उतर जाने के बाद मुसाशी मियामोटो की नजर सामने एक बहुत ऊंची और बहुत चमकदार बिल्डिंग पे पड़ती है। इसे देख के वो टोकुगावा से सवाल करते हैं आखिर इतनी ऊंची क्यों और इतनी चमकदार क्यों। और वो आसपास के लोगों के फैशन को देख के भी कहने लगता है आखिर ये क्या चीजें हैं। टोकुगावा अब उसे उसकी लैंग्वेज में काफी आम अल्फाजों में उसे समझाने लगता है एक दरवाजा जो कि अपने आप ही खुलता है, बर्फ जो कि कभी पिघलती नहीं है, ऊंचे ऊंचे टावर्स में कमरे जो कि उन्हें नीचे से ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से नीचे ले जाते हैं। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मुसाशी मियामोटो समझ चुके होते हैं और वो बड़े बड़े टावर्स की दाद देते हुए कहने लगता है कि ये हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और आखिर इतने बड़े एवोल्यूशन का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मेरे दिमाग में अभी भी काफी बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे करके पूछता रहूंगा, मगर अब मैं उस जगह को देखना चाहूंगा जो कि आप मुझे बेदर्दी से दिखाना चाहते हैं। जिस पर टोकुगावा कहने लगता है ओह
तो तुमने आखिरकार नोटिस कर ही लिया। वो उसे गाड़ी में बिठा के जूजू ले जाने लगते हैं। टोकुगावा यहाँ पे उसे मजीद बोलते हैं, और इस समय के बाद से इंसानों ने अपनी वैल्यूज को खो दिया है, जहाँ पे इंसानों को वॉरियर्स की तरह होना चाहिए था। मुसाशी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो उसे अंडरग्राउंड एरिना ले जाता है। वो यहाँ पे उसे ये भी बताता है कि यहाँ पे काफी जनरेशन टू जनरेशन लड़ाइयाँ होती रहती है। जिस जगह पे तुम खड़े हो ये किसी बैटलफील्ड से कम भी नहीं है। जिस पर मुसाशी मियामोटो जब इस एरिना की मिट्टी को उठा के देखते हैं तो वो इसमें काफी सारे दांत और राखून पाते हैं। ओह हाँ यार, अब टोकुगावा उसे मजीद बोलता है, मुसाशी तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना। और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।